सोशियोलॉजी लाइव स्टडी चैनल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आज का, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। जो बीए 6 सेमेस्टर के विद्यार्थी हैं वो जानते होंगे कि उनका एक पेपर है पायोनियर्स ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी। उसी पेपर का एक चैप्टर है ये, जिसका नाम है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। अर्थात इस पेपर में हम उन सभी भारतीय सामाजिक चिंतकों को पढ़ते हैं जिनका योगदान भारतीय सामाजिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण रहा है। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बारे में हम खास करके दो बातों पर आज गौर करेंगे। एक तो ये कि ऐसा क्यों माना जाता है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बहुत महान व्यक्ति हैं। दूसरा ये कि अक्सर लोग कहते हैं कि संविधान का निर्माण तो संविधान सभा ने किया था, ना कि अकेले डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। तो आज हम उस कंसेप्ट को भी समझने का प्रयास करेंगे इस क्लास में कि क्यों डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को माना जाता है कि उन्होंने ही संविधान को लिखा था। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जब संविधान बना तो संविधान सभा में कुल मिलाकर के 22 समितियां थी, जिनमें से 8 समितियां मेन समितियां थी, महत्वपूर्ण समितियां थी। बाकी जो समितियां थी वो सब उप समितियों के रूप में थी। जो 8 प्रमुख समितियां थी उनमें एक थी संघ शक्ति समिति, दूसरी थी संघीय संविधान समिति, तीसरी थी राज्य समिति। इन तीनों ही समितियों के जो अध्यक्ष थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। दूसरी जो चौथे नंबर पर समिति थी प्रांतीय संविधान समिति, और 5वीं मौलिक अधिकार समिति। इन दोनों समितियों के जो अध्यक्ष थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। छठे नंबर पर प्रारूप या मसौदा समिति, जिसको हम इंग्लिश में ड्राफ्ट कमेटी भी कहते हैं, उसके जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। आज की इस क्लास में मैं अधिकांश हिंदी का मैं इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि आज का जो लेक्चर है वो विद्यार्थियों के साथ साथ उन सभी लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण है जिनको डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बारे में पूरी जानकारी नहीं है। आधा अधूरा ज्ञान डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बारे में वो लोग रखते हैं, तो वो भी इसको अच्छे से समझ पाए। इसलिए मेरा प्रयास है कि आज के इस लेक्चर में कम से कम इंग्लिश का इस्तेमाल करूं और अपनी बात को हिंदी में समझाने का मैं प्रयास करूंगा। प्रारूप या मसौदा समिति या ड्राफ्ट कमेटी, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जिनके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। फिर 7वीं जो समिति थी वो थी प्रक्रिया नियम समिति, और 8वीं समिति थी संचालन समिति। ये 8 समितियां सबसे महत्वपूर्ण समितियां थी जो भारतीय संविधान सभा ने इन समितियों को बनाया था। बाकी उप समितियां बनी थी, उनके बारे में आज हम बात यहां पर नहीं करेंगे। जो अब बात करते हैं मेन, चूंकि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बारे में हमें आज की इस लेक्चर में बताना है, तो प्रारूप समिति में कुल 7 मेंबर थे। अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इनके अलावा 6 सदस्य और थे, के एम मुंशी, गोपाल स्वामी अयंगार, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्लाह, बी एल मित्तल और डीपी खेतान। बाद में क्या हुआ कि ये जो डीपी खेतान थे इनकी डेथ हो गई, तो इनकी जगह पे टीटी कृष्णाचारी को सदस्य बना दिया गया, और एक सदस्य थे बी एल मित्तल। इन्होंने रिजाइन कर दिया अपने पद से, तो इनकी जगह पर एन माधव राव को इस प्रारूप समिति में सदस्य के रूप में नामित किया गया। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और 6 सदस्य और थे। अब देखिए, ये जो 6 सदस्य थे उनके बारे में मैं आपको बता दूं कि संविधान सभा में डॉक्टर टीटी कृष्णाचारी, जिनको टीटीके के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने 17 नवंबर 1946 को एक वक्तव्य दिया और उन्होंने बताया कि ये जो प्रारूप समिति है, इस प्रारूप समिति का पूरा जो कार्य है वो अकेले डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किया है। क्यों? उन्होंने बताया कि ये जो बाकी 6 सदस्य थे, उन 6 सदस्यों में से एक सदस्य ने ज्वाइन ही नहीं किया समिति के लिए। इसके अलावा एक सदस्य बीमार चल रहे थे और वो लास्ट तक बीमार बने रहे।
इसके बाद दो जो सदस्य थे वो दिल्ली से बाहर थे, वो दिल्ली आए ही नहीं। और एक सदस्य जो आउट ऑफ इंडिया थे, मतलब देश से ही बाहर थे, और एक सदस्य ने इसमें रिजाइन कर दिया था, आपको पता है। तो इस तरीके से इन्होंने बताया कि ये पूरा जो काम है वो अकेले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ही किया है। इसलिए यहां पर जो मैं भी बात कर रहा था आपको स्टार्टिंग में कि जो कहा जाता है कि संविधान का निर्माण संविधान सभा ने किया है और वो प्रारूप समिति के ही अध्यक्ष थे, ये बात बिल्कुल सही है कि वो प्रारूप समिति का अध्यक्ष थे, लेकिन यहां पर ध्यान देने की बात यह है कि पूरा संविधान का जो प्रारूप है वो इन्होंने अकेले नहीं बनाया था। इसमें एक और याद रखने वाली बात है कि टोटल 166 बैठक हुई, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। संविधान सभा की कुल बैठक 166 हुई, जिसमें से 114 बैठकों में प्रारूप पर ही चर्चा की गई, जो प्रारूप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा के सामने रखा था। एक और इसमें मजे की बात है कि जो प्रारूप था उस प्रारूप को सभी राज्यों के लिए भेजा गया, जिलों के लिए भेजा गया, यानी पूरे देश में उसका प्रचार प्रसार किया गया और देश के सभी लोगों से सुझाव मांगे गए कि भाई इसमें क्या क्या सुझाव दिए जा सकते हैं। तो कुल मिलाकर के लगभग, दिस इज नॉट द एग्जैक्ट फिगर, लगभग 5000 सुझाव पूरे देश से प्राप्त हुए, जिसमें से 2446 सुझावों को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने इस संविधान के प्रारूप में सम्मिलित भी किया। तो इससे ये अंदाजा लग जाता है। दूसरा एक बात और कि जो प्रारूप समिति पर जो मैं अभी आपको बता रहा था कि 114 बैठकें हुई, इन 114 बैठकों में मतलब लगभग 100 दिन अकेले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस प्रपोजल पर होने वाली बहस का जवाब देते रहे। 100 डेज अकेले डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने उस प्रपोजल पर जो जो आपत्तियां थी, संविधान सभा में जो जो आपत्तियां आई, उन सभी आपत्तियों के लिए उन्होंने उनका निराकरण किया, उसका जवाब दिया। अब देखिए थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जो जीवन परिचय है उसके बारे में, तो और हमें ये पता चल जाएगा कि हम क्यों मानते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक महान व्यक्तित्व थे हमारे देश के। तो उनकी अगर मैं आत्मकथा की बात करूं तो उनकी जो आत्मकथा है वो 1990 में प्रकाशित हुई है, वेटिंग फॉर ए वीजा। ये लिखी थी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने, लेकिन वो पब्लिश उस समय नहीं हो पाई थी, ये 1990 में पब्लिश हुई है। उसमें बहुत सारे उन्होंने अपने जीवन के अनुभवों को इसमें लिखा है। तो उन्हीं अनुभवों के आधार पर मैंने यहाँ पर संक्षेप में कुछ समझने की कोशिश की है कि देखो, एक तो ये कि जब उन्होंने बताया कि जब उनकी उम्र 6 वर्ष की थी और वो सबसे पहले स्कूल जाने के लिए तैयार हुए, तो उनकी जो माँ थी भीमाबाई, उन्होंने समझाया था कि बेटा आपको किसी से झगड़ा नहीं करना है, कोई लड़ाई नहीं करनी है, आपको पूरी मेहनत से ईमानदारी से पढ़ाई करनी है और अपने को आगे बढ़ाना है। माँ भीमाबाई की बात को उन्होंने पूरी तरीके से अंगीकार कर लिया और जब वो स्कूल गए तो उन्होंने स्कूल में जाके देखा कि वहां उनके समुदाय से कोई बच्चा पढ़ने वाला नहीं था। उस समय जो भारतीय समाज था हमारा, वो बटा हुआ था जाति व्यवस्था में, या मैं कहूँ जातियों की जो कुरीतियां थी उसमें बटा हुआ था। अस्पृश्यता बहुत ज्यादा फैली हुई थी और जिस समुदाय से डॉक्टर बी आर अम्बेडकर आते थे उस समुदाय को पढ़ने की अनुमति समाज नहीं देता था। लेकिन जो इनके अम्बेडकर के जो पिता थे वो सेना में सूबेदार थे, तो इसलिए उनके बच्चे को पढ़ने की अनुमति स्कूल में मिल गई, लेकिन एक शर्त के साथ कि भाई जो बच्चा जो है आपका स्कूल में पढ़ेगा, लेकिन वहां बैठेगा जहां पर सभी बच्चे जूते चप्पल उतारते हैं। तो उनको वहां बैठने की जगह मिली जहां बाकी बच्चे अपने जूते चप्पल उतारते थे। और एक और कंडीशन लगाई गई कि बच्चा बैठने के लिए जो दड़ी या जो भी बैठने का कोई भी साधन है वो अपने घर से लेके आएगा। तो अब आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि एक ऐसा बालक जिसकी उम्र 6 वर्ष है और वो बाकी बच्चों के साथ बैठ के पढ़ नहीं पा रहा है और स्कूल में वो अपने घर से ही बैठने का जो सामान्य दरी लेके आता है उस पर बैठता है और उसे अपने साथ अपने घर ले जाता है। एक और, उसको स्कूल में पानी की भी सुविधा नहीं थी, मतलब जो पानी का घड़ा रखा जाता था उसमें केवल जो उच्च जाति के लोग थे, उनके जो बच्चे थे वही उसमें पानी पी सकते थे। बाकी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को उसमें पानी पीने की अनुमति नहीं थी। अगर चपरासी है तो चपरासी उनको दूर से पानी पिलाता था, ऐसे जैसे कि कहीं वो उनको छू न ले।
तो उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि नो पियोन नो वाटर, अर्थात जिस दिन पियोन नहीं होता था स्कूल में, पियोन छुट्टी पर होता था, तो उस दिन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को पानी भी वहां पर नहीं मिलता था। एक और बात उन्होंने बताई कि जब वो 10th क्लास में थे, उन्होंने बताया कि ये मेरी जिंदगी का एकदम टर्निंग पॉइंट था। माँ की बात तो मेरे जहन में थी ही, जो माँ ने मुझे बताया कि मुझे सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान रखना है और मुझे नहीं करना है, किसी झगड़ा भी नहीं करना है, और वो बिल्कुल शांति से पढ़ते रहे। और जब वो 10th क्लास में पहुंचे तो एक अध्यापक थे उनके, कृष्णाजी अर्जुन किर्लोस्कर, उन्होंने बुद्ध की जीवनी डॉक्टर अंबेडकर को दी। तो डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा है कि ये मेरे जीवन का एकदम टर्निंग पॉइंट था, और मैंने जाना कि जो जीवन जीने का असली जो मकसद है वो क्या है। और आगे की पढ़ाई के लिए वो जो बड़ौदा के महाराजा थे उनके पास में लेके गए, यही जो शिक्षक थे कृष्णाजी अर्जुन किर्लोस्कर, उनको लेके गए और उन्होंने महाराजा से कह करके स्कॉलरशिप की व्यवस्था कराई। क्यों? क्योंकि अंबेडकर बहुत मेधावी थे प्रारंभ से ही। जब वो उस प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे तब भी वो अपनी क्लास में हमेशा फर्स्ट आते थे। वैसे स्कूल का नियम ये था कि जो बच्चा क्लास में फर्स्ट आएगा उसको आगे की लाइन में बैठने का मौका मिलेगा। लेकिन चूंकि डॉक्टर जो भीमराव अम्बेडकर थे वो एक ऐसे समाज से आते थे, ऐसे पिछड़े समाज से आते थे, दलित समाज से आते थे, जिसकी वजह से वो फर्स्ट तो आते थे क्लास में, लेकिन उनको आगे बैठने का मौका नहीं मिलता था। वो उनको वहीं बैठाया जाता था जहां बाकी बच्चे अपने जूते चप्पल छोड़ते थे। ये उन्होंने अपनी जो आत्मकथा है ना, जीवनी, उसमें लिखा है। आप चाहे तो उसको लेकर के आप उसमें पढ़ सकते हैं। तो महाराजा ने उनको स्कॉलरशिप दी और इससे उनकी आगे की पढ़ाई जारी रही, और फिर उसी फेलोशिप के आधार पर वो कोलंबिया विश्वविद्यालय चले गए न्यूयॉर्क, जहां से उन्होंने मास्टर्स की डिग्री इकोनॉमिक्स में और पीएचडी की डिग्री प्राप्त की। लेकिन एक कंडीशन लगा दी थी महाराज ने कि जब ये बच्चा पढ़ के वहां से आएगा तो ये हमारी सरकार के लिए ही काम करेगा, हमारे राज्य के लिए ही काम करेगा। ये एग्रीमेंट कर लिया था कि इस आधार पर उनको ये फेलोशिप दी जा रही है। तो कोलंबिया विश्वविद्यालय से उन्होंने मास्टर्स और पीएचडी की। उसके बाद में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से भी उन्होंने पीएचडी की डिग्री प्राप्त की। देखिए, मैं आपको बता दूं, ये एक ऐसे महापुरुष थे हमारे देश के कि जिनके साथ आज भी सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा होने का एक सिंबल उनके साथ में जुड़ा हुआ है। उनसे ज्यादा पढ़ा लिखा आज तक कोई भी हमारे देश में अभी तक नहीं हुआ है। ये 64 जो विषयों में उनको मास्टर डिग्री प्राप्त थी, 4 पीएचडी थी और 9 लैंग्वेज, 9 भाषाओं के लिए उनका ज्ञान था। आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि कितने पढ़े लिखे थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो कोलंबिया विश्वविद्यालय न्यूयॉर्क और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से उन्होंने पीएचडी की, और पीएचडी करने के बाद में फिर वो वापस हमारे देश में आ गए, और वो जो बड़ौदा के महाराजा थे उन्हीं के शासन में, उन्हीं के राज्य में बतौर सैन्य सचिव उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। देखिए, बहुत सारी जो उनके जीवन की घटनाएं हैं जो उन्होंने अपनी जो जीवनी है वेटिंग फॉर ए वीजा उसमें लिखी है, तो उसके बारे में मैं चर्चा यहाँ पे आज नहीं करूंगा। जो अगली क्लास होगी मैं उसमें उसके बारे में बताऊंगा। लेकिन हम उस कंसेप्ट को क्लियर करते हैं जो ये कहते हैं कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो कुछ भी किया वो केवल दलित समाज के लिए किया। ऐसा नहीं है। दलित समाज के लिए उन्होंने किया, ये कुछ मतलब सही है, क्योंकि वो एक ऐसा वर्ग था जो दबा कुचला था, हाशिए पर आया हुआ समाज था, बाकी समाज से कटा हुआ समाज था, उनको अछूत समझा जाता था, उनके लिए काम किया, ये बिल्कुल सही है। लेकिन बाकी लोगों के लिए भी उन्होंने काम नहीं मतलब किया है, ये आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि देखिए, एक हिंदू कोड बिल पंडित जवाहरलाल नेहरू लेके आए थे। तो वो चाहते थे अंबेडकर कि महिलाओं को भी बराबरी का दर्जा मिले, और नेहरू जी इसके समर्थक नहीं थे, तो इससे उन्होंने नाराज होकर इस्तीफा दे दिया। 1942 से लेकर के 1946 तक जो वायसराय की काउंसिल थी उसमें डॉक्टर बी आर अम्बेडकर बतौर श्रम मंत्री थे, या श्रम सलाहकार कह लीजिए, श्रम मंत्री का उनका दर्जा था। तो यहां पर रहते हुए उन्होंने न्यूनतम वेतन को फिक्स किया, अंग्रेज सरकार से इसको मनवाया कि भाई कोई भी व्यक्ति जो काम करता है उसके लिए एक न्यूनतम वेतन निर्धारित होना चाहिए, जिससे कि वो अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। तो आज भी जब आप देखते हो तो सरकार भी
जैसे जो मनरेगा चल रहा है उसमें न्यूनतम मजदूरी वहां पर फिक्स है कि न्यूनतम इतना तो देना ही देना है आपके लिए। तो ये जो दिलाया गया ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की देन है। महिलाओं को बराबरी का स्थान दिलाने के लिए वो हमेशा प्रयासरत रहे। महिलाओं की शिक्षा के वो बहुत ज्यादा हिमायती थे और वो इस बात को कहते थे कि किसी भी समाज की जो तरक्की है वो इस बात से पता लगाई जा सकती है कि उसमें महिलाओं का स्थान क्या है, महिलाएं कितनी प्रोग्रेस कर रही हैं, महिलाएं कितनी तरक्की कर रही हैं, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो समाज कितना प्रगतिशील है। एक शब्द आता है बोधिसत्व। देखिए बोधिसत्व जो शब्द है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से जुड़ा हुआ है। बोधिसत्व का मतलब है, सभी बच्चे लगभग जानते होंगे, ये वैसे बौद्ध दर्शन का शब्द है। बोधिसत्व का मतलब है कि जब आपको मोक्ष प्राप्त हो जाता है और मोक्ष प्राप्त होने के बाद फिर आप अपने बारे में नहीं सोचते बल्कि आप बाकी लोगों के बारे में सोचते हैं। जब आप देखते हैं जैसे जब बुद्ध को मोक्ष मिल गया तो चाहते तो बुद्ध भी अकेले मौज मस्ती में रह सकते थे, लेकिन उन्होंने उस मार्ग को नहीं चुना। उन्होंने कहा कि जितने भर जो दुखी लोग हैं इस देश दुनिया में वो सभी को भी मोक्ष मिले, मतलब अपने मोक्ष को उन्होंने स्थगित कर दिया और बाकी लोगों को मोक्ष दिलाने के लिए वो लग गए। तो यही बोधिसत्व, ये जो मैंने आपको बताया था कि बुद्ध की जीवनी जो कृष्णा जी अर्जुन के उसका नदी थी डॉक्टर अंबेडकर के लिए, वो उनके दिमाग में हमेशा रही और जब वो सक्षम हो गए कि समाज के लिए मैं कुछ दे सकूं तो उन्होंने इसी पर काम किया। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर चाहते तो वापस चले जाते, कोलंबिया विश्वविद्यालय में एक प्रोफेसर की नौकरी कर लेते, बड़े आराम से उनको नौकरी मिलती और बहुत अच्छी जिंदगी वो गुजार सकते थे। क्या जरूरत थी उनको यहाँ वापस भारत में आने की, लेकिन नहीं, उन्होंने सोचा कि इसमें मैं तो चलो अच्छी बात है, मैं पढ़ लिख गया हूं तो मैं अच्छी जिंदगी गुजार सकता हूं, तो बाकी जो लोग हैं उनका क्या होगा, तो उन्होंने इन्हीं के लिए काम किया। बोधिसत्व का मतलब है कि आप अपने मोक्ष को स्थगित करके बाकी लोगों के उत्थान में लग जाते हैं। तो ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किसी एक को नहीं किया, ये बोधिसत्व जो है उन्होंने अपने समाज के लिए भी किया, महिलाओं के लिए भी किया, जो मुस्लिम समुदाय है उनके लिए भी किया, जो दूसरे पिछड़े समुदाय हैं उनके लिए भी किया। किसी जाति विशेष का उनका उद्देश्य नहीं था। ये जो मैं लास्ट में आते हैं अब हम इन बातों पे कि जो मैंने आपको बताई हैं इनका जो एक रेफरेंस है, उस रेफरेंस को अगर आप देखना चाहें तो रेफरेंस में आप एक फॉरेन राइटर हैं जॉन गुंटर, इनकी एक पुस्तक है इनसाइड एशिया। इनसाइड एशिया को आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा एक राम बहादुर राय हैं, उनकी एक पुस्तक है भारतीय संविधान की अनकही कहानी, उसमें आप पढ़ सकते हैं। ये रेफरेंस के तौर पर मैंने इस्तेमाल यहाँ पे किया है। और एक राइटर हैं आकाश सिंह राठौर, उनकी पुस्तक है अंबेडकर प्रियम्बल अ सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसको भी आप रेफरेंस के तौर पर पढ़ सकते हैं और आपको ये सारी जानकारी भी वहां पर मिल जाएगी। तो मुझे लगता है कि जो दोनों कंसेप्ट जिनके बारे में मैंने आपको प्रारंभ में कहा था कि क्यों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महान माने जाते हैं और क्यों माने जाते हैं कि जो भारतीय संविधान है उसका निर्माण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया था। तो आज की क्लास में बस इतना ही। और अगर आपको कोई इस क्लास से संबंधित जिज्ञासा हो, कोई प्रश्न हो, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं, या और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से संबंधित और कुछ जानकारी अगर आप चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। मैं आगे आने वाले वीडियोज में उसके बारे में विस्तार से लिखूंगा। थैंक यू। जय हिंद।